देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं कोलकाता में रहकर कॉल सेंटर में काम किया करता था। ये घटना है आज से ठीक 2 साल पहले की। एक बार की बात है जब दिवाली के समय मुझे मेरे ऑफिस से छुट्टी मिली थी, तो मैंने इस साल दिवाली पर अपने घर यानी कि झारखंड के गांव में जाने की सोची। मुझे अपने घर गए हुए लगभग 2.5 साल हो गए थे, इसलिए मैं 2017 की दिवाली में छुट्टियां लेकर अपने गांव गया था। मैं झारखंड के एक पूरी तरह से देहाती इलाके में रहता था, जहां बिजली के खंभे तो थे मगर गांव में बिजली आती जाती रहती थी। मैंने अपने गांव तक जाने के लिए एक गाड़ी बुक कर ली और उस गाड़ी ने मुझे कुछ घंटों की दूरी तय करके मेरे गांव तक मुझे पहुंचा दिया और वापस चला गया। गांव में आते ही मुझे मेरे कई सारे दोस्त मिल गए। सब यहीं पर आसपास कुछ काम कर रहे थे और गांव काफ़ी छोटा होने के कारण किसी के आने की खबर आग की तरह फैलती है। यहाँ पर मुझे मेरा एक दोस्त शुभम भी मिला। शुभम ने मुझे बताया कि आजकल गांव में बहुत कुछ बदल गया है। ऊपर से एक परेशानी आ गई है इस गांव में, जिस वजह से कई लोग इस गांव को छोड़कर कहीं दूर बस गए हैं। मैंने हैरानी से उससे पूछा कि ऐसा क्या हो गया इस गांव में, जिस पर उसने कहा कई दिनों पहले एक तांत्रिक को कुछ लुटेरों ने रात में लूटकर उसे जान से मार दिया। तब से लेकर आज तक गांव में कई सारे लोग मर चुके हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक आदमी की मौत हो गई थी और उसकी बीवी और वो दोनों ही साथ में ही छत पर सोए हुए थे। जब उसकी बीवी से पूछा गया कि किसने मारा इन्हें, तो उसने बताया कि एक साया है जो लोगों को मार रही है। उस साय को पकड़ पाना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि उस साय के आर पार भी आसानी से दिखाई देता है। शुभम ने मुझे ये बात बताई और उसकी बात सुनकर मैं भी दंग रह गया और फिर देखते ही देखते मैं अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर मैं बड़ा ही खुश हुआ। पूरा दिन तो मुझे बस घर के लोगों से मिलते और हालचाल पूछते ही बीत गया और फिर रात को हम सब ने एक साथ बैठकर खाना खाया। मेरे पिता ने मुझसे काम से जुड़ी कुछ चीज़ें पूछी, जिस पर मैंने कहा कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर खाना खाने के बाद सब सोने के लिए चले गए। मेरी माँ ने मुझे सोने के लिए मेरे कमरे को वापस से साफ कर दिया, जो कि आज 2.5 साल बाद खुला था। मैं अपने कमरे में जाकर सो तो गया, लेकिन इतने दिनों से बंद करने की वजह से अंदर चूहे बहुत हो गए थे, इसलिए मैंने छत पर जाकर सोने की सोची। मुझे बचपन से ही छत पर मच्छरदानी लगाकर सोने की आदत थी, जो बड़े होने के बाद भी मुझसे नहीं छूटी। और उस रात भी मैं छत पर अकेले ही जाकर सो गया। गांव में इस तरह रात को खुले आसमान के नीचे सोए मुझे ज़माना हो गया था। मैं बचपन में ही इसी तरह रोज़ सोया करता था जब मैं अपने नानी के यहाँ पर रहा करता था। रात को चारों ओर सन्नाटा, आसमान में कई सारे तारे, धीरे धीरे बहती उन हवाओं के बीच मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर रात को मेरी नींद किसी अजीब सी आवाज़ से खुली। वो आवाज़ सुनकर बता पाना बहुत ही मुश्किल था कि आखिर वो आवाज़ थी किसकी, जो मुझे घर से थोड़ी दूर घनी झाड़ियों वाली बस्ती से आती हुई महसूस हुई। मैं झट से मच्छरदानी खोल के बाहर निकला और छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास देखा। मेरा ऐसा करते ही वो आवाज़ आनी बंद हो गई, तो मैं वापस से जाकर सो गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो आवाज़ मुझे वापस से सुनाई दी। मैंने उस आवाज़ को पहले तो इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ साथ वो आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। मुझे अब मजबूरन उठना पड़ा और फिर मैं वापस से अपनी सीढ़ी की रेलिंग के पास जाकर देखने लगा, तो मुझे वहाँ पर पीपल के पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाता हुआ एक साया दिखा। तभी मैंने सोचा कि होगा कोई मुझ जैसा ही परेशान आदमी जो रात के समय घर से बाहर टहल रहा होगा। मुझे लगा कि रात में लोगों का इधर उधर भटकना तो एक आम बात है, लेकिन मैं भूल गया था कि ये कोलकाता नहीं बल्कि एक बहुत ही छोटा सा गांव है। पर फिर भी मुझे लगा कि यहाँ तो हमेशा की तरह बिजली है ही नहीं, इसलिए शायद से कोई आदमी यूं ही भटक रहा होगा। उस समय गर्मी का दिन था, इसलिए चांद से आने वाली टिमटिमाती रोशनी में मुझे दूर से कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दिया। मैंने तो सिर्फ दिखने वाली आकृति के सहारे अंदाजा लगाया था। अपने मन में उठने वाले डर को खामोश करके मैं वापस से अपनी मच्छरदानी में जाकर सो गया। पर कुछ ही मिनटों में मेरी नींद फिर से उसी अजीब सी आवाज़ से खुली। इस बार वह आवाज़ दूर से नहीं
बल्कि बहुत ही नज़दीक से आ रही थी। मैं फिर से उठा और छत की रेलिंग के पास गया और फिर मुझे घर के आंगन में जो नज़ारा दिखा उसे देखने के बाद मेरे शरीर में दौड़ रहा खून मानो भैरस बन गया हो। मेरे कान ठंडे होकर अब सुन्न हो गए, क्योंकि वहाँ पर एक 6 फुट लंबा डरावना साया मेरे सामने खड़ा था, जो छत पर आने वाली सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। उसे देखकर मैं तुरंत नीचे बैठ गया, पर कुछ ही पलों में वह साया बाहर से ऊपर आने वाले छत के दरवाजे में खड़ा हुआ था। उसे देखकर मुझे शुभम की कही गई वो सारी बातें अभी याद आने लगी। मुझे लगा था जैसे कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन शुभम की सारी बात बिल्कुल सच थी और मैं भी उस साए के आर पार देख सकता था। वह साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसने मुझे पकड़ा और मुझे खींचने लगा। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को उसकी ओर खींचे चले जाने से रोक नहीं पाया। मैं वहीं सीढ़ों पर नीचे गिर गया, जिसके बाद उस साए ने एक धारदार चाकू निकाला और मेरे गर्दन के ऊपर जोर से दे मारा। इतना होते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई और मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि यह सब कुछ एक बुरा सपना था। इस सपने की वजह से मैं पूरी तरह घबरा गया था और अपने हाथों से पसीने को पोंछने लगा। फिर मैं जैसे ही वहां से उठा तो मैंने पाया कि मैं अब भी सीढ़ों में गिरा हुआ था, वो भी बिल्कुल उसी जगह जहां मैंने अभी अभी सपने में खुद को देखा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर मेरे साथ क्या हुआ और इस वक्त जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो सपना था या हकीकत। मैं उसके बीच कंफ्यूज सा हो गया था। फिर मैंने जैसे तैसे खुद को वहाँ से उठाया और फिर मच्छरदानी के अंदर जाकर मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद तो आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैं सोने जाता कि अचानक से डर के मारे मैं करहा उठता। मुझे डर था कि मुझे वापस से अपने सपने में वो सब ना दिख जाए, जिसके बाद मैं अपनी मच्छरदानी से निकलकर खुले में हवा लेने के लिए बाहर निकल गया। मैं इस वक्त भी उसी तरफ देख रहा था जिस ओर मैंने थोड़ी देर पहले उस साए को देखा था। वहाँ कोई भी नहीं था और ये देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली और फिर मैं दूसरी ओर मुड़ा, लेकिन तभी मेरे पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई। तभी मैंने देखा कि मेरे ठीक सामने वही साया खड़ा है। इस बार इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उसने मेरे मुंह को सिल दिया और ऐसा लग रहा था जैसे मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। और फिर मैं इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा कि तभी उसने मुझे पकड़ लिया और फिर मुझे छत की दूसरी ओर घसीट कर ले जाने लगा। छत के उस हिस्से को अभी तक किसी ने गिरवाया नहीं था और वहां जाने का मतलब था नीचे गिरकर मौत। मैंने आसपास के फूलों के गमले को इधर उधर गिराना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि शायद नीचे से कोई मेरी आवाज़ सुनकर ऊपर आ जाए। लेकिन घर पर सबको शायद यही लग रहा था कि मैं अपने रूम में हूँ, इसलिए सभी ने उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। उधर मैं समझ चुका था कि अब मुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, इसलिए मैंने एक आखिरी सहारा भगवान को ही बनाया और खुद को किस्मत के हवाले कर दिया। मैंने बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए मन ही मन हनुमान जी का जाप करना शुरू कर दिया। मेरे ऐसा करते ही वह साया कुछ ही पलों में हवा में कहीं गायब हो गया और इतना होते ही मेरा मुंह पहले जैसा हो गया। मैं भागकर तुरंत नीचे गया और जाकर सबको इन सब चीज़ों के बारे में बताया और फिर आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं छत पर अकेले सो जाऊं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।